हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बायोटेक द स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लिया गया है यूनिट 4, दैट इज सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन से। टॉपिक है एपोप्टोसिस। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ सेल डेथ, इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेल डेथ में, सेल डेथ कितने टाइप का होता है, difference between apoptosis and necrosis, what are caspases, extrinsic pathway of apoptosis and the intrinsic pathway of apoptosis। सबसे पहले हम सेल डेथ का बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एडवांस में भी डील करेंगे। The growth, development and maintenance of multicellular organisms depend not only on the production of cells but also on the mechanism to destroy them। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो किस रेट से सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका सेल डेथ नॉर्मली हो रहा है या नहीं। द मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू साइज, जो टिश्यू साइज होता है उसको मेंटेन करने के लिए सेल को उसी रेट से डाई होना पड़ता है जिस रेट से वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, requires that the cell die at the same rate as they are produced. Cell also die when they become infected or damaged, ensuring that they are removed before they threaten the health of the organism. सेल्स जब भी इन्फेक्टेड या फिर डैमेज हो जाते हैं तो ये इंश्योर किया जाता है कि उसको फौरन ही उसको सेल डेथ के प्रोसेस में भेज दिया जाए, वरना फिर वो जाके दूसरे सेल को जाके भी अफेक्ट कर सकते हैं। Cell death is not a random process but occurs by a programmed sequence of molecular events in which the cell systematically destroys itself from within and is then eaten by other cells, leaving no traces। सेल डेथ जो होता है ये रैंडम प्रोसेस नहीं होता, ये एक प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स है जिसमें सेल खुद को किल कर लेता है और उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचता। In most cases, programmed cell death occurs by a process called apoptosis from the Greek word meaning falling off as leaves from a tree। सेल डेथ जो होता है वो प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है वो एपोप्टोसिस के थ्रू जो होता है वो ज्यादातर देखा जाता है। इसका इसका जो ग्रीक मतलब वो ये हुआ कि एक ट्री से लीफ का फॉल ऑफ हो जाना। ये यहाँ पर एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में ये डीएनए हो गया। सपोज यहाँ पर कोई डीएनए डैमेज हुआ जो कि इरिपेरेबल है, मतलब इसका जो है रिपेयर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। फर्स्ट वन इज ये कि इसका एपोप्टोसिस हो जाए, मतलब कि इसको एपोप्टोसिस के पाथवे में भेजकर इसकी सेल डेथ हो जाए, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर कोई कैंसर का रिस्क नहीं बचता। बट दूसरी कंडीशन वो ये आती है कि यहाँ पर सेल को पता ही ना चले कि उसको कब सेल डेथ में जाना है, या फिर वो चाह कर भी एपोप्टोसिस ना करवा सके। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल जो होगा वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से कैंसर भी होना पॉसिबल है। अब आते हैं एपोप्टोटिक इवेंट्स कि एपोप्टोसिस में क्या क्या इवेंट्स जो हैं उसको देख लेते हैं। सेल अंडरगोइंग एपोप्टोसिस श्रिंक एंड कंडेंस, जो सेल्स एपोप्टोसिस में जा रहे होते हैं, जिन जिन सेल्स का एपोप्टोसिस हो रहा होता है वो श्रिंक करते हैं एंड कंडेंस करते हैं। द साइटोस्केलेटन कोलैप्स, आई गेस साइटोस्केलेटन का फंक्शन तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल की इंटीग्रिटी एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि वो उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। अगर सेल स्केलेटन जो है कोलैप्स हो जाएगा, इट मीन्स सेल भी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इरेगुलर शेप ले लेगा। द न्यूक्लियर एनवेलप डिसअसेंबल्स, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअसेंबल हो जाएगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड ब्रेक्स अप इन फ्रेगमेंट्स। The cell surface often bulges outward, and if the cell is large, it breaks up into membrane-enclosed fragments called apoptotic bodies। इस वाले पॉइंट को मैं डायग्राम की हेल्प से आगे एक्सप्लेन करूंगी। The surface of the cell or apoptotic bodies become chemically altered so that a neighboring cell or a macrophage rapidly engulfs them before they can spill their content. In this way, the cells divide neatly and is rapidly cleared away without causing a damaging inflammatory response। अब इस सेल के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं तो इसको मैक्रोफाज जो होता है वो एनगल्फ मतलब कि खा लेता है, बिफोर उसका कंटेंट रिलीज होने से पहले ही मैक्रोफाज जो होता है इसको एनगल्फ कर लेता है। इस तरीके से सेल जो होता है बहुत नीटली जो होता है उसकी डेथ हो जाती है विदाउट कॉजिंग द इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। अभी आते हैं स्टेजेस ऑफ एपोप्टोसिस। ये एक हेल्दी सेल है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सेल का श्रिंक हुआ, सेल श्रिंकेज हुआ, न्यूक्लियस भी इसकी श्रिंक हुई है। देन
बबलिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ एक बबल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ कोलैप्स हो गया, और यहाँ पर एट द एंड जो है यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज बन गई है। इन्हीं एपोप्टोटिक बॉडीज को जो होता है मैक्रोफाज जो होता है वो एनगल्फ कर लेता है। सो अब आता है फॉर्म्स ऑफ सेल डेथ, मतलब सेल डेथ कितने तरह का होता है। फर्स्ट वन इज द एपोप्टोसिस, द प्रोग्राम सेल डेथ, इसको मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। एंड सेकंड वन इज द नेक्रोसिस, दैट इज द एक्सीडेंटल और द प्रीमेच्योर सेल डेथ। एपोप्टोसिस तो मैंने अभी बताया ही है कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है। नेक्रोसिस अब आता है सेकंड वन इज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो हुआ वो एक्सीडेंटल यानी कि प्रीमेच्योर सेल डेथ, इसका ये मतलब हुआ कि सेल को खुद को भी नहीं पता होता है कि उसका सडन जो है वो डेथ हो जाएगा, या तो सेल किसी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाए या फिर किसी हार्मफुल केमिकल से एक्सपोज हो जाए, किसी रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए। इस कंडीशन में सेल की सडन डेथ हो जाती है, इसी वजह से इसको कहा गया है एक्सीडेंटल सेल डेथ। फिर यहाँ पे 3 इमेजेस जो है मैंने ये ब्रूस एल्बर्ट से ली है। फर्स्ट इमेज जो है वो एपोप्टोसिस की है, सेकंड भी एपोप्टोसिस की है, थर्ड इज फॉर द नेक्रोसिस। यहाँ पर ये वैक्यूल जो है साइज में एनलार्ज हो रहा है, यहाँ पर भी यही दिखाया गया है, बट थर्ड इमेज में दिखाया गया है कि सेल जो है ये स्वेल हो रहा है। सेल जो है इतना ज़्यादा स्वेल हो जाएगा कि एक पॉइंट पर आके इसका मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगा। यहाँ देखिए, मेम्ब्रेन रप्चर का मतलब है कि मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल का जितना भी इंटरनल कंटेंट है वो सारा स्पिल आउट हो जाएगा, और ये स्पिल्ड कंटेंट जो है ये जाकर दूसरे सेल को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपोप्टोटिक में एपोप्टोसिस में जो होता है वो किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सेल जो हो रहा है यहाँ पे मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो रही, ये सेल जो होता है श्रिंक करके एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट होगा, देन मैक्रोफाज इसको एनगल्फ कर लेगा। वेयर इज इन नेक्रोसिस मेम्ब्रेन जो होती है इसकी रप्चर हो जाती है। ओके, सो अब आ जाता है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में डिफरेंस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्रोग्राम एपोप्टोसिस जो होता है वो प्रोग्राम्ड या फिर कंट्रोल सेल डेथ होता है, वेयर एज नेक्रोसिस जो होता है वो एक्सीडेंटल या फिर प्रीमेच्योर सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस जो है वो एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। इट मीन्स इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, और यू कैन से इट रिक्वायर्स एनर्जी टू अकर, वेयर इज द नेक्रोसिस इज द पैसिव प्रोसेस। ये जो होता है रिमूवल ऑफ सेल व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड, जब सेल की जरूरत नहीं होती तब उसका एपोप्टोसिस हो जाता है। जबकि नेक्रोसिस में देखा जाए तो वो अकर्स व्हेन सेल्स आर एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिन और स्ट्रेस कंडीशन। अब देखते हैं एपोप्टोटिक इवेंट्स में वही सेम चीज, सेल श्रिंक करेगा, न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा। नेक्रोटिक इवेंट्स में सेल स्वेल करेगा, मेम्ब्रेन जो होगी वो रप्चर करेगी। डज नॉट अफेक्ट द नियर बाई सेल्स, अफेक्ट्स द नियर बाई सेल। अब इसका ये रीजन समझ में आएगा कि नियर बाई सेल्स को अफेक्ट क्यों नहीं करता, वेयर इज नेक्रोसिस जो है वो नियर बाई सेल को क्यों अफेक्ट करता है। इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलता, जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इसमें एट द एंड एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, वेयर इज इन नेक्रोसिस सेल लाइसिस अकर्स। सो ये सारे पॉइंट्स मैं प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी सेल डैमेज होता है या फिर किसी भी तरह का वो इन्फेक्शन होता है, क्या सिर्फ तभी एपोप्टोसिस होता है? तो द आंसर इज नो। एपोप्टोसिस जो होता है उसका रिक्वायरमेंट जो होता है हमारे लिए उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। लाइक कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। इसका पॉ है, इसके यानी कि फिंगर्स जो है इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारी की सारी जो है आपस में अटैच्ड हैं। बट जब इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही इसका एपोप्टोसिस होता है तो इसका टिश्यू का यहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से सारी डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मल दिख रही हैं। इंटरडिजिटल एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं, और यू कैन से इंटरडिजिटल सेल डेथ। सेम केस जो होता है वो ह्यूमन हैंड के अंदर भी होता है। यहाँ पर भी ये इस तरीके से ये सारी टिश्यूज यहाँ पे जो अटैच्ड हैं, फिंगर्स जो हैं सारी अटैच्ड हैं, इसका भी इंटरडिजिटल सेल डेथ हुआ, जिसकी वजह से एक नॉर्मल हैंड मिलता है। आपने लाइफ में कभी ना कभी एनकाउंटर किया होगा कि कुछ लोगों की फिंगर्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं। उसका एक रीज़न यही होता है कि यहाँ पे एपोप्टोसिस जो है वो ठीक से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हैंड के या फिर फीट के भी डिजिट्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको वेब्ड हैंड या फिर वेब्ड फीट बोलते हैं। फिर थर्ड एग्जाम्पल आता है टेडपोल का। टेडपोल के अंदर यहाँ पर एक टेल है, जब इसका मेटामॉर्फोसिस होता है और ये फ्रॉग में कन्वर्ट प्रोसेस के थ्रू जो है वो हट जाती है। सो एपोप्टोसिस का रोल जो होता है सिर्फ वो किसी भी इन्फेक्शन या फिर किसी भी डैमेज की वजह से नहीं होता। एपोप्टोसिस क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑल्सो।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कैस्पेजेस एंड द टाइप्स ऑफ द कैस्पेजेस। इसको हम नेक्स्ट के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू।